नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे जैव विविधता संबंधी कुछ प्रश्नों पर, और छोटे बड़े तथ्य मैंने कहा था रिमेनिंग है वो कंप्लीट करते हैं जरा, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में। तो हमने कल यहाँ पर अनेक सारे प्रश्नों चर्चा किए थे, याद करिए। कई सारे प्रश्नों पे चर्चा की थी हमने, आंसर भी दिए थे यहाँ पर आपने किए थे, याद करिए। उसी में आगे 3 प्रश्न और रह गए, कंप्लीट करते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा ये था, 17वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा वेटलैंड रामसर कन्वेंशन द्वारा घोषित नहीं है। तो रामसर कन्वेंशन के द्वारा 42 स्थल घोषित है, उनमें से डल झील घोषित नहीं है, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये सारे टॉपिक हम लोगों ने चर्चा किए थे जैव विविधता संबंधी। इंडियन ज्योग्राफी मैंने कहा था 1 अगस्त से प्रारंभ करूंगा, उससे पहले नहीं, तो कृपया करके उसका रिक्वेस्ट नहीं करें। अभी 1 अगस्त से प्रारंभ होगी वो। कौन सा वेटलैंड रामसर कन्वेंशन द्वारा घोषित नहीं है? तो आंसर था डल झील। यहाँ पर है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में मेगा डाइवर्सिटी देश के रूप में नहीं है? मेगा डाइवर्सिटी देश कौन सा नहीं है, बताइए जरा, कौन सा नहीं होगा? सर मोनाको देश कहाँ? यूरोप महाद्वीप में मोनाको देश। मेगा डाइवर्सिटी देश के रूप में नहीं है, कौन सा नहीं है जरा बताइएगा इसमें। दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, केन्या और मोजाम्बिक, 4 हमने पढ़े थे यहां पर, याद करिए। दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, कोंगो और मोजाम्बिक, कौन सा नहीं होगा बताइए जरा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश मेगा डाइवर्सिटी देश के रूप में नहीं है? दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, कोंगो और मोजाम्बिक। बताइएगा कौन सा आंसर नहीं होगा इनमें से 18th वाले में। दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, कोंगो और मोजाम्बिक, कौन सा मेगा डाइवर्सिटी देश नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप में 3 मेगा डाइवर्सिटी देश नहीं है। मैंने यहाँ पर कोंगो लिखा है, केन्या नहीं, कोंगो। कोंगो, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक, आंसर कहलाएगा यहाँ पर मोजाम्बिक देश है, वो मेगा डाइवर्सिटी देशों के अंतर्गत शामिल नहीं है। दक्षिणी अफ्रीका में 3 मेगा डाइवर्सिटी देश है, और एक दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और कोंगो या जायरे देश का है। मोजाम्बिक देश मेगा डाइवर्सिटी देशों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती है? रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती है? बताइए किस राष्ट्रीय पार्क से गुजरती है रामगंगा नदी? रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती है? बताइए किस राष्ट्रीय पार्क से गुजरेगी रामगंगा नदी? रामगंगा नदी कान्हा किसली, रणथंभौर, बांधवगढ़ और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लिखवाया था, याद करिए। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय पार्क से गुजरेगी? आंसर दें जल्दी से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड राज्य में स्थित है, टाइगर के लिए फेमस कहा जाता है। उन्नीस सौ 1935 से पहले हेली राष्ट्रीय पार्क नाम था, याद करिए, नाम कहलाता है हेली राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता था। 1935 से पहले नाम कहलाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए महेश जी, ऐसा है 2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, प्रॉमिस नहीं दे सकता। मैं अपनी सुविधा के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, आपकी सुविधा के लिए पढ़ा रहा हूं। 1 का 5 भी हो सकता है, आपकी डिमांड के अनुसार, आपके टॉपिक के अनुसार। मेरे अनुसार नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, मेरे अनुसार मतलब मेरे लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों की सुविधा के लिए पढ़ा रहा हूं। हो सकता है 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, पहले भी हो जाए और 2-4 दिन बाद में भी। आप अभी से ऐसे बांधिए मत मुझे
कि नहीं सर एक को पक्का है, आपने कहा था इसलिए एक को कर दीजिए, ये बातों में नहीं बंधूंगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, ऐसा कोई पक्का नहीं है। हमारा सिलेबस जब तक चलेगा उसके बाद में देखेंगे। पक्का मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि पक्का इसलिए नहीं कह सकता, टॉपिक पढ़ाने में कई बार समय लग जाता है, और समय लग जाता है तो 2-4 दिन लेट भी हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है टॉपिक समाप्त होने पर। तो कोई पक्का में या प्रॉमिस नहीं है कि 1 तारीख मतलब 1 ही तारीख, 1 तारीख लगभग समझ लीजिए आप। हेली राष्ट्रीय पार्क। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने दी थी। नॉर्मन मायर्स ने दी थी जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा। देखिए 1 तारीख को पक्का कर दूं तो आप इस बात का सभी जने प्रॉमिस दे सकते हैं सर टॉपिक छूट गए तो हमारी कोई शिकायत नहीं है, तो ये भी तो नहीं कह सकता ना मैं। तो इसलिए आप बस पढ़ते जाइए, आपका काम पढ़ना है, समय का काम मेरे हाथ में है, ठीक है। समय का काम मेरे हाथ में, आप केवल पढ़ने का काम करिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने दी थी, बिल्कुल सही है, 1988 में। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र। सही है गलत बताइए। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, 20वें का आंसर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। चारों सही है। भारत में 4 जैव विविधता के हॉटस्पॉट कहे जाते हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड के नाम से 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो आंसर कहलाएगा यहां पर पहला व दूसरा दोनों सही है। कौन सा है, कौन से कथन सत्य हैं? ए व बी दोनों यहां पर सत्य हैं। तो ए व बी दोनों सही है। बी का आंसर, बी आंसर सही कहलाएगा, 20वें का आंसर कहलाएगा बी। अब मुझे बताइए 20 में से कितने सही हुए? मेरे अनुसार इतने तो सही होने चाहिए, 20 में से इतने सही होने चाहिए, तभी बढ़िया रहेगा। ममता जी कह रहे मेरे कमेंट नहीं दिखते कभी, जरूर दिख रहे, हर बार दिख रहे हैं आपके कमेंट। बताइए क्या कमेंट है आपका? बताइए कितने सही है? किसी के 20 हो रहे हैं, किसी के 18, 14, 17, 19, बहुत बढ़िया, 20, 18, 19, बढ़िया बात है, अच्छा है। 17, 18, 20, 19 होने चाहिए, बढ़िया बात है। 14 सही है, बढ़िया है। तो देखिए सारे जैव विविधता संबंधी हमने प्रश्नों पे यहां पर चर्चा की, और कुछ फोटो वगैरह आपको बतानी थी रिलेटेड। ये कहलाता है डुंगोंग जंतु के नाम से जाना जाता है, समुद्री गाय के नाम से इसको जाना जाता है। जंतु कहलाता है समुद्री गाय, समुद्री गाय जंतु के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट के सारे और मन्नार की खाड़ी के क्षेत्रों में पाया जाता है। जंतु नाम कहलाता है समुद्री गाय। समुद्री गाय ये जंतु है, इंपॉर्टेंट जंतु समुद्री गाय। कल मैंने कहा था आपको दर्शाऊंगा, समुद्री गाय। इसी का दूसरा नाम कहलाता है डुंगोंग। यह एक शाकाहारी जंतु है।
ये जंतु पाया जाता है देख के भारत के इन सभी तटीय क्षेत्रों में, पश्चिमी तट, और यहां पर आ जाता है, कहलाता है मन्नार की खाड़ी। डोंगोंग जंतु का क्षेत्र, ये इन सारी जगहों पर पाया जाता है, नाम कहलाता है डोंगोंग जंतु के नाम से। अब समुद्री गाय है तो गाय है, अब नाम क्यों रखा, कैसे रखा, ये तो मैं नहीं कह सकता, किसी एंगल से नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो क्या करें, घोड़े जैसा ही लग रहा हो, लेकिन है यही समुद्री गाय। इसी को समुद्री गाय कहते हैं, डुंगोंग के नाम से जाना जाता है। शाकाहारी जंतु है, यह जंतु IUCN की रेड डाटा बुक में, IUCN की रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीव जंतुओं की सूची में शामिल है। जीव जंतुओं की सूची में शामिल है। संकटापन्न जीव जंतुओं की सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, IUCN की रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीव जंतुओं की सूची में शामिल है। सर अभी सब एग्जाम में फिर कब कराओगे, किसी टीचर को समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, यहां पर पहले ही कहा था जब कोर्स की शुरुआत हुई थी, हम कोई एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कोर्स नहीं करा रहे, कोई एग्जाम पर्टिकुलर विशेष नहीं है, सब्जेक्ट की मजबूती के हिसाब से करा रहे, सब्जेक्ट आपका मजबूत हो इसलिए। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जाम बाद में खिसक गया तो क्या लंबा कर दूं, ऐसा नहीं होगा। मैं मेरे हिसाब से यहाँ पर आप पढ़ाऊंगा, आप चाहे कितना भी कहिएगा, मैं मेरे संतुष्टि के लिए और अच्छा पढ़ाता हूँ। जल्दबाजी में पढ़ाऊंगा, 4 दिन में कंप्लीट नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं। संकटापन्न जीव जंतुओं की सूची में शामिल है। यह जंतु भारत के पश्चिमी तट के सारे एवं मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है जंतु का नाम कहलाता है डुंगोंग जंतु या समुद्री गाय के नाम से। ठीक है, तो ये कहलाता है डुंगोंग या समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, ये यहां पर सारा इसके बारे में पढ़ना लिखा, समुद्री गाय या डुंगोंग जंतु। ये कहलाता है 2 कुबड़ वाला ऊंट कहलाता है, 2 कुबड़ वाला ऊंट। यह जंतु लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश,
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के नुब्रा घाटी, नुब्रा वैली क्षेत्र में पाया जाता है। नुब्रा घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। यह जंतु भारत के IUCN की रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीव जंतुओं की सूची में शामिल है। नाम कहलाता है यहां पर दो कुबड़ वाला ऊंट। नुब्रा घाटी बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। ये नुब्रा घाटी स्थान पर पाया जाता है। हॉटस्पॉट 36 नाम है। 36 का आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। 36 का आज सर्च मारकर पीडीएफ में आपको दे दूंगा। आज देख लीजिएगा, अभी दोपहर से पहले पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप में सारे जैव विविधता हॉटस्पॉटों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 36 नाम है वो सारे एक साथ। 36 नामों का पीडीएफ आज आपको मिल जाएगा, पक्का है। कुलदीप जी, आप जो कह रहे हैं 36 जैव विविधता हॉटस्पॉटों के नाम है विश्व में, वो सारे कौन कौन से देश में क्या नाम है, वो सारे 36 के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट आज आपको दोपहर में 2 बजे तक मिल जाएंगे, पक्का ऐप में आपको 100% मिलेंगे। ठीक है। टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में जैव विविधता संबंधी प्रश्न आएंगे कल पुनः, और टेस्ट में पूछा जाएगा जल संधियां टॉपिक और नहरें टॉपिक। जल संधियां, नहरें और विश्व के ये क्या जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये टॉपिक आपके बनेंगे। जल संधियां, नहरें और जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये टॉपिक आपके आएंगे। हो गया? तो बस अब यहां पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में चर्चा करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। जल संधि और नहरें नहीं पढ़ा है। जल संधि नहरें पढ़ा चुका हूं मैं पहले। जल संधि और नहरें जिन्होंने, मैंने कल भी कहा था जल संधि और नहरें टॉपिक है, वो आप पिछला ऐप में जो पढ़ाया था उसको रिवाइज करके आइए। रिवाइज करके आएंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। जल संधि और नहरें नहीं पढ़ा है तो थोड़ा दिक्कत होगी, नहीं भी पढ़ा है तो फिर आज बताऊंगा, दर्शाऊंगा जहां जहां पर आएगी रिलेटेड। वैसे पढ़ के आए तो बहुत अच्छा रहेगा। इतना पढ़ लीजिए, जैव विविधता में काफी है, बहुत है। इससे ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो यहां पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक है। तो यहां पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से क्या प्रश्न बना करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मतलब ये जो हुआ, ये मार्ग हुआ, जैसे यहां से यहां तक आने का मार्ग, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, रास्ता हुआ। ये भी इधर से इधर आने का क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। इधर से इधर जाने का अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ। ये जैसे इधर से इधर जाने का मार्ग हुआ, यहां से इधर, और यही जब इधर की ओर आएगा यहां पर, ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ।
ये सारे अंतर्राष्ट्रीय क्या है, जल मार्ग है। अब इनसे सवाल क्या बनेंगे वो जरा सुनिएगा। सवाल के रूप में यहां पर टॉपिक चलेगा हमारा, तो सवाल के रूप में हमारा टॉपिक चलेगा। यहाँ कौन कौन से टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, जरा देखिएगा कैसे सवाल इससे एग्जाम में बनते हैं वो जरा समझिएगा। अब जल संधि और नहरें जिन्होंने पढ़ा है तो बढ़िया समझ में आएगा। पिछले बार भी जैव विविधता के प्रश्न दिए थे, याद करिए। इस बार फिर जैव विविधता के प्रश्न हैं, जल संधियों के और नहरों के, ये सभी प्रश्न आपके रहेंगे। तो यहां पर देखिएगा एक सवाल है जो मैं आपके सामने देता हूं। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है पुर्तगाल। क्या सवाल बनेंगे इसमें एग्जाम में वो जरा देखिएगा। यहां से नक्शे को मैं जरा थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं आपके सामने, यहां समझिएगा। इसको चित्र में जरा देखते हैं। सवाल है, देखिएगा यहां पर देश है, देश का नाम कहलाता है पुर्तगाल। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टॉपिक में कैसे प्रश्न आएंगे अभी प्रश्न बनाकर आपको दर्शाने वाला हूं। पहला ये जरा समझिएगा। पुर्तगाल, पुर्तगाल देश की राजधानी का नाम कहलाता है लिस्बन कहलाती है। पुर्तगाल की यहां पर राजधानी है, राजधानी का नाम कहलाता है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। अगर कोई व्यक्ति समुद्री जहाज लेकर लिस्बन से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है, लिस्बन से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है और भारत के केरल राज्य के कोचीन बंदरगाह तक, यहां पर बंदरगाह नाम कहलाता है कोचीन, केरल के कोचीन बंदरगाह तक पहुंचता है तो कौन से छोटे छोटे मार्ग का प्रयोग करके पहुंचेगा। तो मार्ग में निम्न में से कौन कौन सी जल संधियां आएगी। देखिए छोटे छोटा मार्ग होगा तो कौन सा होगा, छोटे छोटा मार्ग ये वाला कहलाएगा। यही मार्ग सबसे छोटा मार्ग है और यहां से होकर भारत में कोचीन तक आएगा। तो निम्न में से मार्ग में कौन कौन सी जल संधियां आएगी, ये सवाल बनेंगे इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टॉपिक में। प्रश्न मैं आपको लिखवा रहा हूं, आंसर आपको देना है। देखें तो यहां पर आंसर हम पहले प्रश्न लिख डालते हैं, फिर इसका आंसर ढूंढेंगे। ये टॉपिक ऐसे बनेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्ग हुए आने जाने के। तो यहां पर पुर्तगाल है स्पेन में, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। इधर सबसे छोटे से छोटा मार्ग, देखिए मार्ग तो ये भी है, इधर से चक्कर लगा कर आ जाए, और ये वाला भी है, ये मार्ग छोटा है। छोटे छोटे मार्ग का प्रयोग करके आना है। तो मार्ग में कौन कौन सी जल संधियां आएगी, सवाल के रूप में लिख रहा हूं। सवाल साथ साथ लिखिएगा, फिर आंसर भी दूंगा, चित्र से समझाऊंगा भी। एक व्यक्ति समुद्री जहाज से अपनी यात्रा की शुरुआत पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से करता है। मैं देखिए थोड़ा बड़ा सवाल बनाऊंगा, इसमें बहुत सारी बातें आएगी, जल संधियां तो है और भी कई सारी बातें आएगी। ये टॉपिक कोई भी किताबों में नहीं दे रखा है। बढ़िया से आज आपके सामने चित्र बनाकर सारे बिंदु समझाऊंगा। एग्जाम में सवाल आते भी हैं ऐसे, क्या एग्जाम में सवाल पूछे गए थे वो भी मैं आपको दर्शाऊंगा। एक व्यक्ति समुद्री जहाज से अपनी यात्रा की शुरुआत पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से करता है और छोटे से छोटे मार्ग, शॉर्टेस्ट वे का प्रयोग करते हुए भारत के केरल राज्य के कोचीन बंदरगाह तक पहुंचता
है, कोचीन बंदरगाह तक पहुंचता है। तब मार्ग में आने वाले जलीय भागों को पहले से बाद के क्रम में सजाइए। बिल्कुल ये प्रश्न लिखना है आपको यहां पर, और मैं आंसर भी लिख पाऊंगा। बिल्कुल आरएस वगैरह में राइज में सवाल आते हैं ऐसे। आरएस में तो सिलेबस में है, एसआई में सिलेबस में है ये टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। देखिए आरएस में कैसे सवाल आए आपको बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखो। आज का समय 15-20 मिनट का समय धैर्य रखो, सब बताऊंगा कैसे प्रश्न बने आरएस में, कैसे आएंगे अदर एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। जलीय मार्गों पहले से बाद के क्रम में सजाइए। तो देखिए पहला है यहां पर भूमध्य सागर, अरब सागर, स्वेज नहर, जिब्राल्टर जल संधि, स्वेज नहर, जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, अरब सागर, अदन की खाड़ी, लाल सागर, अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर, अरब सागर, स्वेज नहर, जिब्राल्टर जल संधि, अदन की खाड़ी, लाल सागर, अटलांटिक महासागर। और एक और है बाब अल मंदेव जल संधि। पहले से बाद के क्रम में सजाना है। भूमध्य सागर, अरब सागर, स्वेज नहर, जिब्राल्टर जल संधि, अदन की खाड़ी, लाल सागर, अटलांटिक महासागर, बाब अल मंदेव जल संधि। इतने सारे नाम आपके सामने लिखे, इन नामों को यहां पर सजाना होगा। ये सारे 8 नाम लिखे, एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर उसके अनुसार चित्र में आपको सेटल करना है। यहां तक एक बार आप नोट करिए। अरब सागर नहीं सर, लाल सागर है, दोनों ही लिखा है मैंने तो, अरब सागर भी और लाल सागर भी लिखा है, यहां पर दोनों ही है। देखिए आंसर मैं दूंगा अभी दूसरे टॉपिकों की बात छोड़ो, उद्योग पढ़ाना है वो करना है, बाद में चर्चा करेंगे। पहले अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की चर्चा होगी, उसके बाद में सभी। अभी फालतू बातें नहीं करें, केवल टॉपिक से रिलेटेड बात। हरी जी कह रहे पहली बार पढ़ा ज्योग्राफी, बहुत बढ़िया समझ में आया, धन्यवाद उस बात के लिए, बहुत बढ़िया। अच्छा है, मन लगाकर पढ़ेंगे तो आगे तक काम आएगा। ये टॉपिक उसी को समझ में आएगा जिसने मुझे अभी तक शुरू से क्लास से अटेंड करी है, अन्यथा मुश्किल है। महेश जी कह रहे नो आइडिया, तभी तो आप आगे आगे वाले टॉपिकों पर भाग रहे हैं। भारत भूगोल कर रहे हैं। विश्व भूगोल जब तक कंप्लीट नहीं होगी, भारत भूगोल नहीं समझ में आने वाला है। ये नोट कर डालिए यहां तक, फिर मैं इसका आंसर दूंगा। देखें आप ही बताएंगे कौन सा पहले से बाद के क्रम में, चित्र आपके सामने रखूंगा मैं, कौन सा पहले से बाद के क्रम में आएगा, यहां पर आपको चित्र में सेटल करना होगा। अनिल जी ने तो आंसर दिया भी है 71436852। ये क्रम कौन सा निम्न में से क्रम सही होगा, पहले से बाद के स्थान में कौन से क्रम आएंगे। देखें
महेश जी अब नो आइडिया करने से कोई काम नहीं चलने वाला है, अब तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कहला रहा हूं, हर जो उसे ध्यान से पढ़िए, बहुत बढ़िया से। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जो राज करेगा वो इंडियन ज्योग्राफी पे राज करेगा। ये मैं उदाहरण दूंगा इंडियन ज्योग्राफी में। मैकाइंडर एक विचारक था, उसने कहा था जो हृदय क्षेत्र पर नियंत्रण करेगा वही पूरे विश्व पे करेगा। ज्योग्राफी में बड़ा फेमस सेंटेंस है उसका। तो वैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी पर जिसकी कमांड होगी वो इंडियन ज्योग्राफी पे कमांड करेगा, और वही राजस्थान ज्योग्राफी पे। ये मैं आपको पक्का बता रहा हूं, मेरी बात लिख डालिएगा इसको चाहो तो। जिसकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कमजोर होगी, राजस्थान ज्योग्राफी कभी मजबूत नहीं हो सकती, पक्का है। क्योंकि मैं उदाहरण दे दूंगा आपके सामने जब पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी। हो गया, ठीक है। देखते हैं यहां पर चित्र में, देखें यहां से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले देखें यहां पर कौन सा महासागर आएगा। सबसे पहले यहां पर महासागर आएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में आएगा सबसे पहले अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाद में 2 नंबर पर यहां पर कौन सी जल संधि आएगी? जिब्राल्टर जल संधि। बताई थी, याद करिए। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि। देखिए मैं क्रम नंबर भी लगाता रहूंगा यहां पर। 1 नंबर, 2 नंबर जिब्राल्टर जल संधि, और उसके बाद में कहां प्रवेश कर जाएगा? भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। ये यहां पर कहलाएगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में 3 नंबर हो जाएगा भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर, जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बाद में इतना सा ये जो पोर्शन है ये कहलाता है स्वेज नहर के नाम से जानी जाती है। पढ़ा था, भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम कहलाता है स्वेज नहर। तो यहां पर 4 नंबर पर आ जाएगा स्वेज नहर। 4 नंबर कहलाएगा स्वेज नहर। यहां पर 4 नंबर पर लिख रहा हूं स्वेज नहर। देखें अटलांटिक महासागर, जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर। स्वेज नहर के बाद में इतना ये जो जल का भाग है इसका नाम कहलाएगा लाल सागर। 5 नंबर पर आएगा लाल सागर। याद आ रहा है नहीं, बताइए। और ये जो इतना सा भाग है यहां पर, ये 6 नंबर पर आएगा, कहलाएगा बाबल मंदेव जल संधि। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग टॉपिक वही कर पाएगा जिसके पिछले सारे टॉपिक मजबूत हैं, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो ये कहलाता है, छठा है बाबल मंदेव जल संधि। 7वां यहां पर देखिए जल का भाग था, हमने पढ़ा था अदन की खाड़ी। पढ़ा था, याद करिए या नहीं? अदन की खाड़ी। सात नंबर। और 8 नंबर था यहां पर ये जो स्थान है नाम कहलाता है अरब सागर। अरब सागर। ये 8 स्थान पहले से बात के क्रम में आएंगे, लगातार देख लीजिएगा। सबसे पहला अटलांटिक महासागर, फिर जिब्राल्टर जल संधि, फिर भूमध्य सागर, उसके बाद स्वेज नहर, फिर लाल सागर, फिर बाबल मंदेव जल संधि, अदन की खाड़ी और कहलाता अरब सागर। ये सारे स्थान यहां पर आएंगे। अनिल जी बहुत बढ़िया बात कही सर। भूगोल मेरा सबसे प्रिय विषय बन गया आपकी वजह से। पहले मैथ्स था, मेरा भी सबसे फेवरेट विषय तो ज्योग्राफी है, आपको बता दूं। उसके बाद नंबर 2 मैथ्स है मेरा भी। मेरा सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, नंबर 1 ज्योग्राफी। और उसके बाद कोचीन बंदरगाह आ जाएगा लास्ट में। फिर क्या होगा? कोचीन बंदरगाह। बात सही समझ में आई या नहीं? समझ में नहीं आई है तो नोट कर डालिए। ये यहां पर अब क्रम आप नोट कर डालिए, आंसर में नीचे लिख डालिए आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको क्रमानुसार लिख डालें। जो मैंने नंबरिंग करके लिखे इनको आप क्रमानुसार लिख डालें। बताइए सही हुआ या नहीं आंसर किन्हीं का? मेरे अनुसार अभी तक जितने टॉपिक पढ़े उसका सबसे जटिल टॉपिक, और मेरे अनुसार अगला ही सेंटेंस, जितने टॉपिक पढ़े हैं उसमें सबसे सरल टॉपिक यही है। जिसको पहले सारा क्लियर था उसके लिए तो बहुत सरल है, और क्लियर नहीं था उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल है। रट नहीं सकते इस टॉपिक को बिल्कुल भी। हरिंदर जी कह रहे हैं सही हुआ।
दीपक जी कह रहे हैं सही हुआ, बहुत बढ़िया बात है। ममता जी कह रहे हैं सही है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छे से देखें और अब आंसर में नोट कर डालिए क्रम। आप जो यहां पर नाम लिखवाए थे यही क्रम आप देखें, यहां पर क्रम के रूप में नोट कर डालिए। देखिए ऐसा लिखे आंसर, और यहां पर जो मैंने नाम लिखवाए थे वो सारे ऐसे क्रमानुसार आप लगातार नोटिस कर लीजिए। यहां पर जो चित्र में दिखा है यही कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टॉपिक। ऐसे ही सवाल बनेंगे। अब ये तो सबसे भारी क्वेश्चन दे दिया था सर जी, मेरा उत्तर भी देख लीजिए, बताइए आपका उत्तर क्या है। बहुत जनों ने सही किया, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहां पर सरल सवाल बनेगा, तो सुनिए। एक व्यक्ति पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से यात्रा की शुरुआत करता है, तो मार्ग में कौन कौन सी जल संधियां आएगी? तो जल संधियों में आंसर क्या होगा? जिब्राल्टर, और दूसरा कहलाएगा बाब अल मंदेव जल संधि। मार्ग में कौन सी नहर आएगी? तो आंसर हो जाएगा स्वेज नहर आएगी। अगर सिंपल सवाल पूछता है स्वेज नहर आए, कौन सी नहर आएगी, तो आंसर कहलाएगा स्वेज नहर आएगी। कौन से सागर आएंगे? तो भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर आएंगे, सागरों के नाम हो गए। कौन सी खाड़ी आएगी? तो नाम कहलाएगी अदन की खाड़ी। सवाल ऐसे बनेंगे एग्जाम में इस तरीके से। इसलिए आप देखिए पिछले कई सारे एग्जामों में, आरएस के एग्जामों में तो ये टॉपिक कोर्स में है, वहां पर सवाल ऐसे ही बने। इसलिए आप देखिए हमेशा या तो नहर या जल संधि से सवाल जरूर आया है। देखिए आपके सिलेबस में या तो नहर या जल संधि से सवाल जरूर आया है। नहर या जल संधि से प्रश्न जरूर आया है। नहर जल संधि डायरेक्ट तो टॉपिक नहीं दे रखा है आपके देखिए सिलेबस में, वो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा टॉपिक है। अविनाश जी सही दे रहे आंसर, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा किया। हो गया नोट यहां पर। पहला प्रश्न, पहले क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया मैंने आपके सामने। सर आपसे ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूं। आ जाइए, उत्कर्ष में स्वागत है। उत्कर्ष के द्वार खुले, टैलेंट है तो आप आ जाइए मंच पर। बस टैलेंट का ही मंच है ये, और कुछ नहीं है। टैलेंट है आप में तो आ जाइए कल से। ठीक है, लिख लिया? चलिए, क्वेश्चन नहीं लिखा था तो एक बार लिख डालिए, और वही 1 2 3 4 वहां पर क्रमानुसार हमने नाम लिख डाले थे। क्वेश्चन दिखा दें, ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से वापस नोट करें। तभी मैंने कहा था मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, साथ साथ नोट करते चलें। क्वेश्चन साथ साथ मेरे साथ साथ नोट करते जाएगा। आंसर मैं आपको चित्र में दूंगा, आंसर वहां से नोट करना है, यहां से प्रश्न लिखते जाना है। क्वेश्चन दिखाओ, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। इधर तो 6 लाल सागर लिखा है क्वेश्चन में तो, और आंसर में कोई 6 पॉइंट लिखा है बाब अल मंदेव जल संधि। बाब अल मंदेव जल संधि आंसर में। अनिल कुमार जी कह रहे हैं जवाब दो, कौन सा जवाब दो? पुनः प्रश्न पूछो। नहीं सर, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाने नहीं आएंगे। बहुत अच्छी बात है, अभी तैयारी करिए, बढ़िया। हो गया प्रश्न, नोट हो गया? फ्लोरा और फौना पेड़ पौधों को इंडिकेट करता है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को। फ्लोरा फौना मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु। हो गया? शॉर्टेस्ट वे का नाम नहीं है, नाम यही कहलाएगा भूमध्य सागरीय मार्ग या लाल सागर भूमध्य सागर मार्ग कहलाएगा। इनके नाम के आधार पर कोई नाम नहीं है, वहां पर कोई गली संख्या नहीं है कि फलाना मार्ग के बहादुर शाह जफर मार्ग, ऐसा नाम नहीं है वहां पर। बस ऐसे ही कहलाएगा भूमध्य सागरीय भूमध्य सागर लाल सागर मार्ग कह सकते हैं हम। सर आपका आभार किस प्रकार से व्यक्त करूं? बिल्कुल यही व्यक्त करिए, एग्जाम में पास हो जाइए, इससे बढ़िया कुछ नहीं।
और मुझे भूले नहीं, इस प्रकार से प्रकट करें, हमेशा याद रखना। अगला आते हैं, देखें, हो गया नोट पहला प्रश्न, और ये इसका आंसर मैंने आपको नोट करवा दिया है। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये वाला टॉपिक रियल बता रहा हूं, भारत की अभी तक कोई भी किताब में नहीं इस स्टाइल में लिख रखा है। यहां पर आज चित्र जो बनवाऊंगा अच्छे से देखना, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये सारा यहां पर जो चित्र बनाया पीडीएफ इसका मिलेगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, करवाऊं अगला? हो गया तो बताइए जल्दी। अगला प्रश्न नोट करते हैं, अगला प्रश्न हम लिख डालते हैं, तो अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। ये मेरे अनुसार यही प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी करवाऊंगा इससे टॉपिक नंबर 1 इंपॉर्टेंस वाला यही टॉपिक है। नहीं, नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया इसमें नहीं आएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में भारत के जो मार्ग है, जलमार्ग है, वो नहीं आएंगे। महेश जी कह रहे हैं आप हमारे दिल में हो, आप भी हमारे दिल में बसे हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न नोट करते हैं। देखिए, पहले चित्र में दर्शाऊंगा, सवाल फिर आपको यहां पर लिखवाऊंगा। तो अगला प्रश्न देखेगा, यहां पर चित्र के रूप में देखें। थोड़ा सरल होगा प्रश्न, लेकिन देखेगा यहां पर चित्र जहां इंपॉर्टेंट काम का होगा उसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। यहां पर देखेगा, यहां पर है होन्शु द्वीप, जापान। होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी स्थित है टोक्यो। यहां पर राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो। अब देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में द्वीप टॉपिक वगैरह कई सारे पढ़े, काम आएंगे। जापान की राजधानी टोक्यो से एक व्यक्ति अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। जापान की राजधानी टोक्यो से यात्रा की शुरुआत करता है, और यात्रा की शुरुआत करने के बाद में वह पहुंचता है यहां पर एक देश है नाइजीरिया। देश का नाम कहलाता है नाइजीरिया। नाइजीरिया पर एक बंदरगाह शहर है, बंदरगाह शहर का नाम कहलाता है पोर्ट हार्कोर्ट। नाइजीरिया की राजधानी कहलाती, नाइजीरिया का नगर है, राजधानी सॉरी बंदरगाह नगर है, नाम कहलाता पोर्ट हार्कोर्ट। जापान की राजधानी टोक्यो से अपने यात्रा की शुरुआत करता है और पोर्ट हार्कोर्ट बंदरगाह पहुंचता है छोटे छोटे मार्ग का प्रयोग करते हुए। बताइए मार्ग में कौन से अर्थात जलीय स्थान आएंगे पहले से बाद के क्रम में? तो देखिए, यहां से होकर गुजरेगा छोटे छोटा मार्ग, क्या होगा? छोटे छोटा मार्ग गुजरेगा यहां से होकर। ये यहां पर मार्ग का प्रयोग करेगा। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है दर्शाऊंगा आपको, थोड़ा धैर्य रखें। टॉपिक कंप्लीट होगा उससे पहले पहले बता दूंगा चित्र बनाकर कौन सा व्यस्तम है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का मार्ग है, वो सबसे व्यस्तम मार्ग कहलाता है। कैसे होगा, क्या होगा, दर्शाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहां पर देखें, जापान की राजधानी टोक्यो से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है और आगे की ओर यहां तक जाता है नाइजीरिया का बंदरगाह पोर्ट हार्कोर्ट पर। तो कौन कौन से मार्ग पहले से बाद के क्रम में आएंगे यहां पर, तो नाम देखेगा यहां पर कौन कौन से मार्ग आएंगे। तो देखते हैं पहले और बाद, पहले से बाद के क्रम में। थोड़ा सरल सवाल है अपेक्षाकृत पहले वाले की तुलना में। तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नोट करिएगा। एक व्यक्ति समुद्री जहाज से
जापान की राजधानी टोक्यो से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। और छोटे से छोटे मार्ग का प्रयोग करते हुए अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के पोर्ट हार्कोर्ट बंदरगाह तक पहुंचता है। पोर्ट हार्कोर्ट बंदरगाह तक पहुंचता है। तो मार्ग में आने वाले जलीय भागों को पहले से बात के क्रम में सजाइए। हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी चीन सागर, गिनी की खाड़ी, सुंडा जल संधि, उत्तरी प्रशांत महासागर। ये सारे नाम आपके सामने लिख डाले हैं। हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी चीन सागर, गिनी खाड़ी, सुंडा जल संधि, उत्तरी प्रशांत महासागर। ये यहां पर सारे नाम मैंने लिख डाले। इनको पहले से बात के क्रम में सजाना है। प्रश्न एक बार नोट कर लीजिए, फिर चित्र आपके सामने रखूंगा। आप यहां प्रश्न नोट करिए पहले, ताकि आपके सामने आत्म प्रश्न रहेगा, उसको देख के यहां पर मैटर सेट करना होगा पहले से बात के क्रम में। गुरुजी, मैं आपकी क्लास का ऐसे वेट करता हूं जैसे किसान बारिश का, वर्षा का। बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद बहुत बहुत उसके लिए। अरविंद जी कह रहे हैं बहुत धन्यवाद, अत्यंत धन्यवाद इस बात के लिए। तुलना आपने बड़ी गजब की है, बहुत शानदार, अत्यंत बढ़िया लगा मुझे, बहुत प्रसन्नता हुई इस बात को सुन के। हो गया प्रश्न? प्रश्न यहां पर लिख डालिए पहले, फिर मैं चित्र आपके सामने लेकर आता हूं।
ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन तो आपको सेट करना है, यहां पर क्रम आपको सेटल करना है। मैं तो कठिन प्रश्न पूछ रहा हूं, एग्जाम में इतने कठिन नहीं आएंगे, सरल वाले भी दूंगा बाद में। यहां पर आप पहले इनको सेटल करिएगा। प्रश्न हो गया यहां पर, तो देखिए आगे यहां पर चित्र आपके सामने ले आता हूं। अब यहां पर आप अपने अनुसार सेटल करिए। रास्ता मैंने आपको दिखा दिया, यहां पर यह रास्ता होगा और इस रास्ते में पहले और बाद में कौन कौन से स्थान आएंगे उनको आपको सेटल करना है। सुंडा जल संधि, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। याद करिए, कहीं ना कहीं पढ़े थे सारे, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी से रिलेटेड प्रश्न कर रहे हैं हम लोग यहां पर। और आज आपको पता भी लग जाएगा आपने कितना ढंग से पढ़ा और कितना याद हो रहा है। अपने आप को जांचिए कि मैंने जो पढ़ा था उसमें कितना बढ़िया मुझे समझ में आया और अब सवाल कर पा रहा हूं या नहीं, या कर पा रही हूं या नहीं। जो भी आपको लग रहा है उसमें अच्छे से देखेगा। तो देखिए, मैं स्थानों के नाम दर्शा रहा हूं आपके सामने। आधे मिनट का समय आपको और दे रहा हूं, सोचिए, फिर मैं आपके सामने सारे स्थान दर्शा देता हूं जो पहले से बाद के क्रम में आंसर के रूप में। और अगला वाला थोड़ा भारी प्रश्न दूंगा, बहुत भारी। पिछले जल संधि और जिन्होंने बढ़िया से रिवाइज किया वही कर पाएंगे। अगला वाला बहुत भारी प्रश्न दूंगा मैं। हो गया? धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद। कमेंट आपके दिख रहे हैं मुझे। तो देखिए यहां पर आंसर मैं बता रहा हूं। यहां पर कहलाता है 0 डिग्री के उत्तर में उत्तरी प्रशांत महासागर, यह कहलाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर। 1 नंबर पे सबसे पहले आएगा। उसके बाद में यहां पर जो भाग आता है इसका नाम कहलाता है, ये जो इतना हिस्सा इसका नाम कहलाता है दक्षिणी चीन सागर के नाम से पढ़ा था हमने, याद करिए। दूसरा दक्षिणी चीन सागर। तीसरा यहां पर ये जो जलसंधि का भाग है, इतना क्षेत्र, ये जलसंधि कहलाती है सुंडा जल संधि। पढ़ा था, याद करिए। सुंडा जल संधि क्राकताओ ज्वालामुखी सुमात्रा जावा द्वीपों के मध्य में सुंडा जल संधि। 3 नंबर पे आ जाएगा सुंडा जल संधि। चौथा नंबर होगा यहां पर देखे हिंद महासागर। चौथा यहां पर हो जाएगा हिंद महासागर। और इधर हो जाएगा 5वें नंबर पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और छठा यहां पर हो जाएगा, देखिए इसको हमने नाम दिया था गिनी की खाड़ी, हार्मेटन पवने। याद करिए, हार्मेटन पवने। रेखा जी कह रहे मेरे कमेंट नहीं देखता रहे, सबका कमेंट देखता हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर बस कई बार पढ़ाने में ध्यान लगा रहता है तो नहीं देख पाता हूं। बस ये आप लोगों का स्नेह है, इस कारण से आप इतने कमेंट कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे। कमेंट देख रहा हूं मैं, सबका देख रहा हूं। छठा बिंदु यहां पर कहलाता है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी। तो ये सारे स्थान देखे यहां पर क्रम में आएंगे। कितने नाम लिखे थे मैंने? 6 नाम लिखे थे यहां पर सारे। सॉरी, मैंने यहां गलत लिख दिया जरा, उत्तरी अटलांटिक होगा ये, जरा एक बार आप सही कर दीजिए। ये उत्तरी प्रशांत नहीं। छठा ऑप्शन जरा मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, उसको जरा सही कर दीजिएगा। छठा ऑप्शन मैंने प्रश्न में गलत लिख दिया था, उसको जरा सही करें। हिंद महासागर, हाँ नहीं सही है, बिल्कुल गलत नहीं था, बिल्कुल सही है। सॉरी, सही दे रखा है। उत्तरी प्रशांत महासागर, हाँ सही दे रखा है, गलत नहीं था। उत्तरी प्रशांत महासागर। ये 6 ऑप्शन दे रखे थे, 6 को सेटल किया यहां पर। ये सारे आप नाम लिख डालिए। मैंने क्रमानुसार यहां पर सारे लिख डाले हैं। सुनील जी धन्यवाद, सबके कमेंट आ रहे हैं मुझे, दिख रहे हैं।
उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर, सुंडा जल संधि, हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक, गिनी खाड़ी। बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी, बिल्कुल सही है, एकदम सही। ये यहाँ पर लगातार क्रम में होगा। 1 2 3 4 5 6 के रूप में लगातार आपके सामने लिख डाले। इनको आप आंसर के रूप में लिख डालिए, नीचे लिखे आंसर, और ये क्रम आप देख डालिएगा। सर मेरे कमेंट का जवाब दीजिए प्लीज, पूछिए पिंकी जी क्या कह रहे हैं, कमेंट करिए पुनः एक बार। अमृत हिंदुस्तानी सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं या आप हो रहे हैं, बताइए। मैं तो एकदम क्लियर हूं, माइंड से कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, तभी तो चित्र बनाए आपके सामने। देखें एग्जाम में आपके सामने चित्र नहीं आएंगे, एग्जाम में चित्र नहीं आएंगे तो आपको बिना चित्रों से प्रैक्टिस करनी होगी। यहां पर मैप एकदम क्लियर होना चाहिए, तब आंसर आएगा। कोई बात नहीं, गलत हुआ है तो सुधार करिए और उसको लिखिए आंसर। ये सारे आंसर यहां पर सही है। देखिए उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी चीन सागर, सुंडा जल संधि, हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक और गिनी की खाड़ी, ये यहां पर क्रम सही होगा। हो गया, आंसर नोट कर डालिए 1 2 3 4 5 6 का यहां पर क्रम। सरल सवाल आएगा तब पूछेगा बताइए इस मार्ग में कौन सी प्रमुख जल संधि आएगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि इस प्रकार मार्ग में आएगी। मार्ग में आने वाली यहां प्रमुख जल संधि नाम कहलाती है सुंडा जल संधि। गिनी खाड़ी में पवने कौन सी बहती है, हार्मेटन पवने, याद करिए डॉक्टर पवनों की संज्ञा हमने दी थी। डॉक्टर पवने कहलाती है गिनी खाड़ी के क्षेत्र में। देखिए आज तो समय हो जाएगा, अभी 2-3 मिनट का समय, लेकिन इतने 2-1 सवालों से काम नहीं चलने वाला है। मैं आपको बहुत डिटेल से यहां पर क्वेश्चन करवाऊंगा, खूब सारे प्रश्न करवाऊंगा। तो एक दिन हमारा और चलेगा टॉपिक, अभी कल तक और चलेगा। अनेक सारे उदाहरण दूंगा तो बहुत सारे नाम आपके यहां पर क्लियर हो जाएंगे। ममता जी कह रहे मेरा आंसर सही था, बहुत बढ़िया बात है। पिंकी जी क्या कह रहे हैं बताएं सर, आप अपना क्वेश्चन ही लिखे, सीधा क्वेश्चन लिखे, पुनः क्वेश्चन अपना क्या पूछना चाह रहे हैं पुनः एक बार। मलक्का जल संधि तो यहां रह जाएगी, इधर यहां रह जाती है। मलक्का जल संधि का मार्ग लंबा पड़ जाएगा, यहां से घूमकर आना पड़ेगा। मलक्का जल संधि का मार्ग लंबा हो जाएगा, छोटा मार्ग ही है, जल संधि का नाम कहलाती है सुंडा जल संधि। हाँ इसमें ऐसे क्वेश्चन रूप में ही पढ़ना पड़ेगा ये टॉपिक। हो गया, तो अगला प्रश्न लिखिएगा, तीसरा प्रश्न। उससे पहले चित्र देखिएगा आप लोग यहां पर। या समय हो रहा है, समय है अभी तो, या हो गया है? एक व्यक्ति अपनी समुद्री यात्रा की शुरुआत रूस देश के रोस्टोव बंदरगाह से करता है। रूस का रोस्टोव बंदरगाह, यहां से यात्रा की शुरुआत करता है और यूएसए के न्यूयॉर्क शहर तक जाता है। शहर का नाम कहलाता है न्यूयॉर्क। समुद्री जहाज से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है, न्यूयॉर्क यूएसए तक जाता है। मार्ग में कौन कौन से जलीय भाग पहले से बात के क्रम में आएंगे, तो देखिए यहां पर ये मार्ग होगा, लगातार यहां से जाएगा, इधर से होने के बाद ये शॉर्टेस्ट वे, और यहां पर अपने मार्ग में आएगा। तो कौन कौन से मार्ग पहले से बात के क्रम में आएंगे, इनको आपके लिए बताना है। सर प्रोफेसर के लिए सर्वश्रेष्ठ बुक कौन सी है बनने के लिए? सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कह सकता, मेरी खुद की बुक आती है भूगोल नाम से, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो पढ़ सकते हो आप। तो ये देखिए
ये यहाँ पर आपके सामने मैंने लिखा है। इस मार्ग में कौन कौन से स्थान आएंगे पहले से बात के क्रम में, कल आएंगे, हम चर्चा करेंगे यहीं पर आपके सामने। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।